वन शॉट वीडियो है मेरे भाई। एंड आप मचा सकते हो। हर चैप्टर का वन शॉट देते आ रहा हूँ। ये पांचवा चैप्टर है और इसका वन शॉट आज आपको मिलेगा। लेखक का परिचय, प्रश्न उत्तर, सारांश और ऑब्जेक्टिव, चारों चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। एंड आप अपने एक बोर्ड एग्जाम में फोड़ दोगे, क्योंकि नोट्स यहाँ से आप कंप्लीट कर लोगे। एंड सब चीज़ें दे दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। आपका भाई है ना, कोर्स कंप्लीट हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके देखो। तो रोज हम लोग करेंगे, जो कि आपका 5 चैप्टर है। और इसके लेखक थे सचितानंद हीरानंद वत्सन अज्ञे। इसका नाम नहीं लिखा गया टाइपिस्ट के द्वारा। अरे यार टाइपिंग वाले क्या कर रहे हो तुम सब, नाम तो डालना चाहिए था ना। सचितानंद हीरानंद याद रखना, सचितानंद हीरानंद वत्सन अज्ञे, बस याद रख लो मेरे भाई। ठीक है। तो सचितानंद का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। और निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। तो ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 7 मार्च 1911 को जन्म और 4 अप्रैल 1987 को मृत्यु हुआ था। माता का नाम था बेअंती देवी। क्या नाम था? बेअंती देवी। इनका मूल नाम जो था ना, मूल निवास, सॉरी, मूल निवास कसिया गांव था, कुशीनगर जिला था और उत्तर प्रदेश राज्य था। ये क्या है? गांव है। ये क्या है? जिला है। और ये क्या है? राज्य है। तो याद रखना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सचितानंद हीरानंद वत्सन अज्ञे जी का पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। और अगर हम लोग शिक्षा के बारे में बात करें तो प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर मैट्रिक, है ना। और 1925 में, यानी कि 1925 में इन्होंने मैट्रिक दिया था, है ना। घर पर ही 4 साल की पढ़ाई की थी लखनऊ में ही, फिर मैट्रिक दिया था 1925 में। याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर किया था, जो कि 1900 से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ से इंटर किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ पर? पंजाब के अंदर, ठीक है। उसके बाद बीए करा था, बीएससी 1929। आप इंटर के बाद बीएससी करोगे चाहे बीए करोगे, जो भी ग्रेजुएशन वाली डिग्री लोगे, तो इन्होंने वही करा था फॉरवन कॉलेज से, जो कि लाहौर में पड़ता है, पंजाब के अंदर, ठीक है। एमए किया था अंग्रेजी पूर्वार्धर लाहौर से ही। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से पढ़ाई आगे रुक गई थी। एक क्रांतिकारी थे, है ना, और देश के लिए लड़ना उड़ना हो गया तो सारी चीज़ों में, तो उस चीज़ के दौरान इनको जेल हो गया था और आगे की पढ़ाई बेचारी छूट गई थी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, इतना अच्छे से समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि चीज़ें बहुत ही डिटेल में है। अगला है आपका भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था इनके पास। इनके पास संस्कृत का, अंग्रेजी का, हिंदी का और इसके अतिरिक्त फारसी का भी, तमिल का भी, है ना, अनेक भाषाओं का ज्ञान था। तो ये सारे भाषाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ें तो थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व एवं स्वभाव के बारे में, कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, स्वभाव कैसा था, वो कैसे दिखते थे, क्या करते थे, वो सारी चीज़ें। सुंदर थे, लंबा थे, गठीला थे, शरीर सुरुचि सुझाव एवं अनुशासन प्रियतमा, एकांत प्रिय, अंतमुखी स्वभाव के थे, यानी बिल्कुल भी शांत इंसान थे, ठीक है। एकांत मतलब अकेला रहना उनको पसंद था। अनुशासन से भरपूर इंसान थे, मतलब डिसिप्लिन थे। गंभीर एवं चिंताशील, मृतभाषी, अपने मौन एवं मितहासन के लिए प्रसिद्ध। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण, बेचारे के पिताजी का तबादला हो रहा था, ठीक है, बार बार होते रहता था तबादला। तो कभी लखनऊ, तो कभी कश्मीर, तो कभी लाहौर, तो कभी पटना, तो कभी मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने वाले उनके अनेक परिश्रम का मतलब संस्कार बचपन में ही मिल गया था। इतना बचपन से ही संघर्ष कर चुके थे पापा के साथ, इधर उधर जाना, तो उनको सारी चीज़ें की ना लत पड़ गई थी, यानी कि परिश्रम से उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, ठीक ना, परिश्रम करना उन्होंने सीख लिया। अभी अगर हम अभिरुचि की बात करें कि इंटरेस्ट किस किस चीज़ में था, उनको दिलचस्पी किस चीज़ में थी। बागवानी में, यानी कि पेड़ पौधा लगाना, बागान बनाना। पर्यटन में, अध्ययन में, पढ़ाई में आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता थी। फोटोग्राफी भी ये कर लिया करते थे। हस्तकला भी इनके पास थी। शिल्प आदि में प्रवीणता। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं भी इन्होंने कर ली थी। तो इस तरह से इनके मन में अभिरुचि था। अगर हम लोग बात करें आगे तो सम्मान एवं पुरस्कार की बात करते हैं। साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ और सुगा, ये सारे इनके द्वारा ही लिखा है, मतलब मिला था। साहित्यिक अकादमी इनको मिला था, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ मिला था, है ना। और एगो सुगा होता है युगोस्लाविया, ये भी इनको प्राइज के तौर पे मिला था। उसके बाद कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में से विजिटिंग कार्ड आया करते थे, मतलब कि स्पेशल गेस्ट के रूप में। तो इतना इन्होंने कमा कर रखा था। सोच रहे हो भाई, आप लोग भी क्या करोगे लाइफ में, वो सारी चीज़ें सोच लो। पत्रकारिता,
जैसे कि सैनिक आगरा में, विशाल भारत कोलकाता में, प्रतीक प्रयाग के अंदर, और दिनमान दिल्ली में, नया प्रतीक दिल्ली में, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली में, और बाट बाग एक्रोस अंग्रेज में संपादन, ये अंग्रेज में लिखा था ये तीन गो चीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जगह के तौर पे बताया है। मतलब कि पत्रकारिका, यानी कि पत्रकारिका के काम किए थे, देख रहे हो, ये सब मतलब उनके द्वारा निकाला गया था। जगह जगह का नाम भी है, नाम भी है। भारत रत्न कहाँ? कोलकाता में, प्रतीक प्रयाग में। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एंड आगे बात करते हैं कृतिया के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लेखनी शुरू कर दी थी, यानी कविता लिखना स्टार्ट कर दिया था जब यह 10 साल के थे, तब से ही। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों में, मतलब हिंदी में भी लिखा करते थे और अंग्रेजी में भी। सोचो कितना टैलेंटेड थे। पहले इतना सोर्स भी नहीं था पढ़ाई का, सोचो तब पर भी इंसान पहले का बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। घर में एक लिखित पत्रिका, है ना, अंधदृध निकाले थे, है ना, अंधदूध निकाले थे। 24 से 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था, और 1924 में पहली कहानी जो कि इलाहाबाद के अंदर थी वो लिखी थी। बस खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन बहुत कम था, स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हो, मैंने आपका 5 मिनट समय लिया। सारांश करेंगे इस चैप्टर का, रोज चैप्टर का। ठीक है, जिसके लेखक सचितानंद हीरानंद वात्सन अगे हैं। इनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग चीज़ें जानेंगे। ध्यान से बस आपको सुनना है, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी। प्रस्तुत पाठ रोज हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के साहित्य से लिया गया है। यह पाठ सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे के द्वारा रचित उनके जीवन के अंश है, यानी कि जिसे सचितानंद हीरानंद वात्सन ने लिखा है वह एक रोज है, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। उनके जीवन पर यह आधारित है, उनके जीवन का ये अंश है। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी। इस कहानी का प्रमुख पात्र मालती है, यानी कि मालती नाम की एक लड़की है जो कि मुख्य पात्र के अंदर, मुख्य रोल के अंदर है इस चैप्टर के अंदर। जो लेखक के दूर की बहन होती है, यह वही लड़की थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता। लेखक उसे सखी कहता और अधिक पसंद करता था। साथ खेलना, पढ़ना लिखना पसंद करते थे। मालती के विवाह के करीब 4 साल बाद लेखक उसके घर उसके मिलने जाता है। वह लेखक मालती के घर का रंग ढंग देखकर बहुत उदास हो जाता है। कौन? लेखक। जब मालती के घर 4 साल बाद जाता है शादी के, तो बेचारा देखकर उदास हो जाता है उसके घर की स्थिति को। मालती बहुत सुस्त और उदास रहती है, बहुत कमज़ोर हो गई होती है। कौन? मालती। वो जो लड़की थी जिसकी शादी होती है वो बेचारी सुस्त उस्त हो गई है, कमज़ोर हो गई है। ठीक है, उसका एक बेटा होता है जो हमेशा रोता रहता है। उसका एक बेटा है जो कि हमेशा रोता रहता है या हमेशा सोता रहता है। घर में पूरे दिन अकेले रहती थी और अपने पति का इंतजार करते रहती थी। बेचारी वह घर में अकेले ही रहती थी शादी के बाद और अपने पति का इंतजार करती थी। उसका जीवन 4 दीवारी के अंदर ही कैद था। ठीक है, उसका पति डॉक्टर था, रोज ड्यूटी चल जाता था। तो मतलब वो जो लड़की थी, उसकी, मालती की जो जिंदगी थी ना, वो एक कैद की तरह हो गई थी, है ना। आगे सुन लो। मालती के पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में एक सरकारी डॉक्टर होते हैं, जिसके कारण वह अपने अस्पताल जाते हैं तथा समय पर घर लौट आते हैं। वहां के मरीजों के हाथ पैर का इलाज करते हैं। मालती को अपने पति का इंतजार करना, नल के पानी का इंतजार करना और रोज रोज घर के काम करना एवं अपने रोते बिलखते बेटे टीटी का ख्याल रखना आदि, ये सभी कार्य मालती के थे। अब सोचो कि वो जो बेचारी लड़की थी, वो सुबह पानी का भी इंतजार करती थी, पति ड्यूटी चल गया उसका भी इंतजार करती थी, बच्चा रोता था उसको चुप कराती थी, बच्चा का नाम टीटी था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेचारी वो करती रहती थी। फिर घर के काम उम करती रहती थी, जैसे कि आपकी मम्मी हो गई, रूटीन में बंधा गई है। तो लेखक का वही कहना है कुछ इस तरह से। तो यही था तुम्हारा, ठीक है, सारांश। अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर और पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, पहला चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुन लो मेरी बातें। ठीक है, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी 10 सेकेंड आपका लूँगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि यार जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बातें, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या सोच के पढ़ाई कर रहे हो, कितना परसेंटेज लेकर आना है। इसलिए मैं लाइन बाई लाइन चीज़ें आपको दे रहा हूँ, आप जितना चाहे उतना परसेंटेज लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने होता है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या है। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था, पहले वाला नाम क्या था, आपको बताना है। चलो ये होमवर्क में हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, होमवर्क में हो जाता है। अगला चैप्टर जब कराऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है,
दूसरा सवाल है रोज इनमें से क्या है? रोज क्या है? देखो निबंध है कि कहानी है? चलो दो में से ही बताओ, निबंध है कि कहानी है? रोज क्या है? कहानी है। बहुत बढ़िया, क्या है? कहानी है। मेरे साथ बने रहोगे, चीजें बिल्कुल भी क्लियर कराता हुआ चलूंगा। किस पाठ में आया है? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो ये जो शब्द दिख रहा है 3, 4, 11, ये बज गए हैं रोज चैप्टर में जो आप कर रहे हो। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा रोज चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है 4 नंबर का। कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? अज्ञेय जी के द्वारा क्या लिखा गया है? तो 4 का ऑप्शन नंबर भी होगा, कितनी नावों में कितनी बार। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। एंड अगला सवाल है 5 नंबर का। कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है? इसमें 4 गो, मिट्टी की ओर, है ना, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सादर नीरा। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, सी नंबर का। ये पुस्तक जो था ना अज्ञेय जी का था, एक किताब था हरी घास पर क्षण भर। तो ये बहुत आसान है, अच्छे से आप याद रख सकते हो। एंड अगला सवाल है किस पाठ में आया है? दोपहर में उसे सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। तो रोज चैप्टर में बात करी गई है ना यार, रोज चैप्टर में। इसलिए बोलता हूँ को हिंदी समझना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर का, नहीं। आप लाइन बाय लाइन चीजें करो, सबसे पहले परिचय करो, फिर सारांश करो, फिर क्वेश्चन आंसर करो, तब जाकर ऑब्जेक्टिव करो। ऐसे लाइन बाय लाइन चीजें पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में हिंदी का लिंक है, जाके देख सकते हो, लाइन बाय लाइन सब चीजें मिल जाएगा हिंदी वाला पे। विस्मत शब्द का अर्थ बताना है। विस्मत शब्द का अर्थ होता है अचरज। ठीक है, ज्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, अचरज होता है विस्मत का। ठीक ना। और अगला है 8 नंबर का। वामता शब्द का अर्थ बताना है। वामता, वामता शब्द का अर्थ होता है विपरीतता। वामता का क्या होता है? विपरीतता। याद रखना, वामता का क्या होता है? विपरीतता। तो 2-3 बार बोल दूंगा ना यार, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अथकथ्य शब्द का अर्थ बताना है। अथकथ्य शब्द, अथकथ्य शब्द, ठीक है ना। जिसको कहा, तो मतलब जिसे कहा ही ना जा सके, है ना, पहला नंबर, जिसे कहा ना जा सके। ठीक है, जिसे कहा ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जा सके। ठीक है, अच्छे से याद रखना, जिसे कहा ना जा सके उसे अथकथ से बोलते हैं। एंड अगला है रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताना है। रोज चैप्टर के कहानीकार किसने लिखा है? तो ये तो आराम से बता दोगे, सबसे बड़ा नाम सचितानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। और कहीं कहीं केवल खाली अज्ञेय दे देगा, कहीं केवल खाली सचितानंद दे दिया, तो भाई भी ऑप्शन मारना है तुम्हें, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है ना, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? चलो ये सवाल तो तुम्हारे लिए, चलो बताओ, फटाक फटाक बताओ, चलो कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, 1911 में हुआ था, इतना याद है। ठीक है, 7 मार्च को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, 7 मार्च 1911। अब हम लोग थोड़ा सा 12 नंबर के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो चलो निधन बता दो, मृत्यु कब हुआ था ये तो बता ही सकते हो। मृत्यु 1987 में हुआ था, 4 अप्रैल को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला सवाल है 13 नंबर का। अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 13 का ऑप्शन है अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर का। अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ, मतलब कहाँ के थे? मूल निवासी कहाँ के थे बताओ? मूल निवासी अज्ञेय जी मतलब मूल निवासी कहाँ के थे? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करतार नगर पंजाब के। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें करते चले जाओगे, बिल्कुल भी मजा आता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रोज कहानी के नायिका कौन थी? मतलब मुख्य रोल में कौन थी बताना है। मालती। कौन? मालती। ठीक है, तो चीजें बिल्कुल भी क्लियर होती है। मालती लड़की थी जिसपे पूरी कहानी रची गई है। ठीक ना। अगला, नदी के दीप किसकी रचना है? नदी के दीप किसने लिखा है बताओ? अज्ञेय जी ने। ठीक ना, अज्ञेय जी ने लिखा है। और इनका पूरा नाम क्या है? सचितानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। अच्छे से याद भी रखना। एंड अगला 17 नंबर का सवाल है अज्ञेय जी किस वाद से हैं? अज्ञेय जी किस वाद से हैं? तो ये प्रयोगवाद से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा, बी। एंड अगला है 18 नंबर का। मालती के शिशु का नाम क्या था? क्या आसान सा सवाल आ गया तुम्हारे सामने। टीटी नाम था, तो याद रख सकते हो, टीटी, दो गोटी, टीटी, ऐसे याद रखो। मालती के बेटे का नाम था, पुत्र का नाम था। ठीक है, अगला सवाल है अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था?
अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था? पैदल पहुंच गया था उतना दूर, ठीक ना। जो लेखक था वो मालती के घर अतिथि के रूप में पैदल पहुंच गया था। लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला होता है? मतलब जो लेखक है मालती के घर जाता है तो ये पैदल डिंग 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 पैर से कितना चलता है? तो ये टोटल 18 मील चलता है, 18 मील, ठीक है, 18 मील। अगला है 21 नंबर का सवाल, मालती का पति क्या है? तो वह एक डॉक्टर था, ये तो सबको पता है, आप लोग को पता है, मालती का पति डॉक्टर था भाई। आगे 22 नंबर का सवाल है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, सी नंबर याद रखना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। एंड अगला सवाल है 24 नंबर का, मालती किस कहानी की पात्रा है? अरे यार, हीरोइन किस चैप्टर की है? नायिका किस चैप्टर की है? किसमें मुख्य रोल की है? रोज। सी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट, बी बी बी, ठीक है। अगला सवाल है 24 नंबर का, बचपन में खेलने के लिए सचितानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में खेलने के लिए उन्होंने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा, याद रहेगा क्या? इंद्र सभा, सी नंबर है ना, इंद्र सभा, ठीक। अगला सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से ज्यों मतलब धो रही है, बताओ क्यों धो रही है? यहाँ पर ज्यों हो गया है, क्यों धो रही है, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन होता है डी, दही जमाने के लिए, दही जमाने के लिए, ठीक है, दही जमाने के लिए। अगला सवाल है 27 नंबर का, दूसरा सप्तक का प्रश्न वर्ष बताना है, दूसरा सप्तक वाला साल बता देना है, बेसिक सी बातें हैं। तो इसका जो साल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1951, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। रोज इनमें से क्या है बता दो, चार ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर भी कराया था, रोज एक कहानी है, रोज क्या है? एक कहानी है। एंड 28 नंबर का सवाल है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो रोज कहानी में अतिथि बनकर लेखक आता है, मालती का भाई, है ना। तो यह आप बता सकते हो, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, तो भाई भी याद रहेगा तो पकड़ लोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एंड रोज कहानी घंटों के किस अखरखन के साथ समाप्त होती है? तो ये जो समाप्त होती है वो 11, ठीक है, 11 11, बहुत सुंदर। एंड अगला जो कि लास्ट सवाल है तुम्हारा, ठीक है, अज्ञे जी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? बताओ। शेखर एक जीवनी, यह उपन्यास है जिसे अज्ञे जी ने लिखा था, सचितानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञे जी ने। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया, सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं इस चैप्टर की परिचय। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें। प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे, काफी डिटेल में करेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है उसका हम आंसर देंगे, तो इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लेना। मालती का घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखें। तो आपको अपने शब्दों में बताना है मालती के बारे में, जो कि मुख्य कैरेक्टर के अंदर थी, मुख्य रोल के अंदर थी बेचारी लड़की, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बस सुनो, याद हो जाएगा। मालती का घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही है। मशीन की तरह उसकी दिनचर्या थी, उदास मन, स्वयं थका थका एक, जिसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। यानी कि मालती बेचारी वो कि मशीन की तरह काम करती थी, खुशी का एक पल भी नहीं था उसके चेहरे पर। मालती के घर इतना प्रिय एवं विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला भी नहीं, बूझा ही रहा। यानी उसके घर अतिथि लोग आए, उसका भाई आया जो कि लेखक था, तब पर भी बेचारी हंसी उसी नहीं, सेम उसी तरह से रिएक्ट करती है। अतिथि से कुछ बातें भी न करती है, उल्टे उनके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही संक्षेप में देती है, यानी कि बहुत छोटा छोटा उत्तर देती है, बहुत ही कम उत्तर देती है। लेखक को ये बात जरूर अनुभव हो रहा था कि इतना चाहने वाली लड़की कुछ वर्षों में इतनी बूझ कैसे गई। यानी बूझ कैसे गई मतलब कि सुस्त कैसे हो गई, ठीक है। वो लेखक सोचता है कि यार ये लड़की ऐसे ही कैसी हो गई। इसकी शादी होते ही 4 साल बाद लेखक गया था उसके घर, याद रखना, है ना, अतिथि के रूप में, तो बेचारी वैसी हो गई थी। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उसने किसी की सांप की छाया मंडरा रही है उस आंगन में। सांप, सांप नहीं सांप मेरे भाई, यह कैसा सांप की छाया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उनका एक अलग नजरिया था, क्योंकि बिल्कुल भी शोरगुल कुछ भी नहीं था घर में जब एंटर करते हैं तो, ठीक ना। तो वही बात है। लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए थे। यह बहन जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था वह लेखक की सखी अधिक थी, याद रखना। बहन के साथ वो क्या थी? सखी अधिक थी, सखी मानते थे। साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना, साथ पढ़ना लिखना हुआ था। वो व्यवहार से बिल्कुल स्वच्छ थी। शादी के बाद औरत में इतना बदलाव आ जाता है कि वह अपने भाई, सखा और
अतिथियों के आने पर भी जरा सा उल्लास नहीं दिखा पाती। उसके वार्तालाप में ही बहुत नीरस होता है, यानी कि वो जब बातें करती है तो बहुत ही मतलब बुझी हुई बातें करती है, बहुत छोटी तरीके से जवाब देती है, संक्षेप में जवाब देती है, मात्र प्रश्न के उत्तर देती है। यह भी पूछती है कि आप कैसे हो। जीवन बिल्कुल ही मौन ऐसा लग रहा है। यह स्थिति यह बताती है कि मालती के घर पर सांप की छाया मंडरा रही है। सांप, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी शांत तरीके से सांप, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल भी आपको क्लियर हो रही होंगी कि यार क्या चल रहा था। बेचारी मालती लड़की थी जो कि बहुत सुस्त रहती थी, है ना, ना शोर ना गुल, बस घर के कामों में सुबह से शाम तक पति का इंतजार करना, बच्चे रोए उसके तो उसे चुप कराना, ये सारी चीज़ें उसके लाइफ में चल रही थी। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर देना है, यानी कि लेखक और मालती इन दोनों के बारे में आपको बताना है, ठीक। लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में वो भाई हैं, पर बचपन में उनका जो संबंध था सखा का था। एक साथ रहते थे, खेलते थे, साथ में पीटते भी थे। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था, यानी कि पढ़ाई, ठीक है। उन्हें व्यवहार में सदा ही सखा की स्वच्छता और स्वच्छता रही है। वह बड़ी ही मातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में ही नहीं घिरे। इस तरह से कोई बंधन में नहीं घिरे, आराम से मस्ती से अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए, पढ़ाई करते हुए बड़े हुए थे साथ में दोनों। तो अच्छे से याद रखना, दोनों भाई थे, दूर के रिश्तेदार थे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। एंड अगला सवाल है 4 नंबर का, मालती के पति महेश्वर कैसी छवि आपके मन में बनती है। उसके पति की जो छवि है ना आपके मन में कैसी बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है। ये जो कहानी है वो महेश्वर की अर्थ क्या रखती है आपको बताना है। सिंपल सा बात है यार, बहुत आसान है। पठित पाठ अर्थात इस कहानी के आधार पर यह कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था, जिसका परिवार से रूटीन लगाव घर में बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। मालती के जीवन में तो नौकरानी की तरह है, यानी कि मालती की जो जीवन हो चुकी है वो नौकरानी की तरह हो चुकी है। महेश्वर को इस बात का कोई चिंता नहीं है, यानी उसका जो पति है उसको कोई चिंता नहीं है कि कैसे रह रही है कैसे नहीं रह रही है। और डिप्टी जाता है, चुपचाप बेचारा आता है, घर आना, खाना खाकर जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, यानी हॉस्पिटल जो उसका था जहाँ पर मतलब वो काम करता था सरकारी नौकरी के रूप में डिस्पेंसरी में, और वो एक रूटीन हो गया था, है ना। ऐसा आभास होता है कि महेश्वर का जिंदगी खट्टे से बंधे पशु के समान, माने खूंटे से बंधे पशु के समान हो गया है, जिसकी निमित्त मात्र कहते हैं। चारों ओर मतलब चक्कर काटता ही है। कहानी में जहाँ कहीं भी महेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ वातावरण का तनावग्रस्त हो उठता है। तो इस तरह से दोनों की ज़िंदगी चल रही है। मालती घर पे है, पति डिस्पेंसरी चला जा रहा है, दोनों की ज़िंदगी कट रही है इस तरह से। तो वहीं आपको बताना था पूरा, ठीक ना। एंड अगला सवाल है 5 नंबर का, गैंग्रीन क्या है। ध्यान से सुनना। गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, उसे गैंग्रीन कहते हैं। यानी कि इसका इलाज कराना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, संभव ही नहीं है। आमतौर पर इसे गैंग्रीन कहते हैं, अर्थात घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है। घाव जब अगर कहीं हो गया तो गलता है ना, ठीक नहीं होता, बहने लगता है। तो उस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। अगर गैंग्रीन घाव हो गया और ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ के जगह को काट दिया जाता है, याद रखना, ठीक ना, ताकि वो और बढ़े नहीं। एंड अगला सवाल है 6 नंबर का, कहानी से उस वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर सुनो, आंसर यहाँ से है, रेड नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कहानी में मालती द्वारा बोले गए कुछ वाक्य हैं जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कुछ पॉइंट्स बना के 3-4 पॉइंट्स लिख रखे हैं हमने, ध्यान से सुनिएगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो ये नई बात है, रोज ही ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट, क्यों पानी का क्या हुआ, रोज ही होता है, जो कभी वक्त पर नहीं आता। वो बोलती है पानी तो भैया कभी भी वक्त पे नहीं आता। तीसरा पॉइंट है, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। एंड चौथा, धीरे से बोली कि मेरे तो रोज इतने समय हो जाते हैं। तो ये 4 मुख्य बातें थी, ठीक है। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटों के इस खंडन के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने नहीं दे रखा है, कोई BVI नहीं है, ठीक है, इसीलिए छोड़ दिया है हमने, ठीक ना। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो,
3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटों के इस खंडन के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है, तो अच्छे से देख लो चीज़ें बिल्कुल भी। अब तो बहुत छोटा सा है, ठीक ना, बहुत कम समय में ख़त्म हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनते रहती थी, क्योंकि उस समय कटे नहीं कटता, साथ ही साथ उसके आगे की रोजाना भी काम करना पड़ता। घर में नौकर नहीं है, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, भोजन बनाने का काम सब वही करती है। घंटा बजने पर उसकी दो मानसिकताएं रहती हैं। पहली यह कि चलो अब इतना समय बीत गया है, तो दूसरा यह चलो अब यह कर लो। यानी कि समय के अनुसार बेचारी काम करती थी। घंटा बीतने तो ऐसे ऐसे इसको समझ में आता था कि ऐसे नहीं, एक काम हो गया तो चलो अब दूसरा काम करते हैं, घंटा बज गया, समय के आधार पे हो गया। और घंटा गिनना उसको आभास कराता था कि अब इस इतना समय तो बीत गया, मतलब उसे पता चलता था इतना समय बीत गया। तो आगे ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। जितने भी बीवी वाले क्वेश्चन से सब मैंने ले रखे। तो यही बोलता हूँ ना कि मैं काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें करा दूंगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, सब्सक्राइब कर लो। लाइन बाय लाइन चीज़ें मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में हिंदी का लिंक मिलेगा, जाके ऑल चैप्टर देख सकते हो।